हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और मैं आज आपके सामने GS2 का जो सिलेबस है हमारे RS का उसको वापस से एक्सप्लेन करने आया हूँ। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्टर पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है और इस लिमिटेड से टाइम में जो हमारे पास 3 से 4 महीने हैं, क्या उसमें RS मेंस का जो सिलेबस है क्या हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा हम स्टार्ट करते हैं। तो ये GS2 का सिलेबस है। GS2 के सिलेबस में एक खास बात है कि इसमें कोई लगभग जो सारे क्वेश्चंस आते हैं वो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें या तो मार्किंग काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी या काफ़ी लो रहेगी। इन दो कैटेगरी के बीच में ही इनकी मार्किंग रहेगी और तीनों सब्जेक्ट में 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको तीनों सब्जेक्टों को किस तरीके से देखना है, एकदम होलिस्टिक वे में स्टडी इसमें करनी है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा पार्ट आता है, इसमें इथिक्स का पार्ट आता है कि इथिक्स हम कहाँ से फॉलो करें। तो आप देखो, राजस्थान के इथिक्स के सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा कि इन्होंने जो राजस्थान का इथिक्स का जो सिलेबस है वो दो जगह से मिक्स किया है। एक तो IAS से इथिक्स का सिलेबस उठाया, वहाँ से GS4 का, प्लस इन्होंने क्या किया है कि जो फिलोसॉफी ऑप्शनल है ना, वहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, सिलेबस को उठा लिया है। तो अब इसको कैसे हम डील करें, तो अब देखो, इसको जो नीति शास्त्र का जो सिलेबस है इसको डील करने के लिए हमारे पास क्या क्या बेसिक रिसोर्स हो सकते हैं बुक। तो देखो, इसमें ना सबसे पहले आप धर्मेंद्र सर के जो नोट्स हैं ना उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप नीति शास्त्र में किसको फॉलो कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन बैंक भी आता है धर्मेंद्र सर का ही। आप उन क्वेश्चन बैंक को कि IAS में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस साल कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको आप है ना यहाँ से मतलब कि फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप लेक्सिकॉन की जो बुक आती है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि लेक्सिकॉन की बुक में ना अलग अलग डेफिनेशन दी हुई हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो वहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं। बाकी ला एक्सीलेंस कोचिंग है, तो इसकी ना मतलब कि एग्जाम्पल्स आते हैं एथिक्स के, तो उन एग्जाम्पल्स को आप है ना वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे है ना केस स्टडीज आती हैं। केस स्टडीज आप है ना विजन IAS से कर सकते हैं या आप सुब्बा राव सर की बुक आती है उनसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको इथिक्स का मटेरियल है वो आपको फॉलो नहीं करना। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना अलग अलग टेस्ट सीरीज की और वहाँ से आपको एग्जाम्पल्स और वहाँ से कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे जो ये टॉपिक्स हैं ये तो डायरेक्ट IAS के GS के अंदर सिलेबस है, तो किसी भी कोचिंग के आपको सिलेबस मिल जाएंगे। ये जैसे रित, ऋण, शुभ, ये सद्गुण, ये सब है ना फिलोसॉफी के टॉपिक है। और थोड़ा जो राजस्थान का इथिक्स का पेपर है वो फिलोसॉफी ऑप्शनल की तरफ झुका हुआ रहता है। तो आपको जो धर्मेंद्र सर के नोट्स हैं वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये भगवत गीता का जो प्रशासन में इसकी भूमिका जैसे लास्ट ईयर में पूछी गई थी, तो भगवत गीता के जो 6-7 कंसेप्ट है उनको एकदम टिप्स पे रखिए कि ना मतलब उसमें राजश्री क्या था, समत्व योग क्या था और उनका सीधा ना प्रशासन में किस तरीके से यूज हो सकता है। अब उनका प्रशासन में यूज है ना आपको अपने बेसिस पे निकालना है कि जैसे समत्व योग का क्या मतलब होता है और प्रशासन में अलग अलग जगह में कैसे यूज हो सकता है। प्रशासन को आप ऐसे समझिए कि एक प्रशासन है ना मतलब इस तरीके से है। अब नीचे है ना पटवारी लेवल पे क्या यूज हो सकता है, SDM लेवल पे क्या हो सकता है, DM लेवल पे क्या हो सकता है, सेक्रेटरी लेवल पे क्या हो सकता है, PM लेवल पे क्या हो सकता है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, लेजिस्लेटिव लेवल पे। इस तरीके से आप प्रशासन को ना एकदम ब्रॉडर टर्म में समझिए और उनके साथ ना जो इथिक्स के जो कंसेप्ट है उनको ऐड करते हुए हमें स्टडी करनी है। तनाव प्रबंधन साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है वो भी यहीं पे हो गया और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस भी वहीं पे है। लास्ट ईयर केस स्टडी नहीं पूछी गई थी, लेकिन इस साल पूरा चांसेस है कि आपसे केस स्टडी पूछी जाएंगी, तो केस स्टडी के अंदर प्रैक्टिस करनी है। तो विजन IAS की जो 50 केस स्टडीज आती हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो या सुब्बा राव की जो बुक में ना केस स्टडीज आती हैं उनको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो केस स्टडीज आप कर रहे हो ना उसमें आप सोचो आपसे कौन कौन सी पोजीशन पे ना मतलब कि पुट करके एक केस स्टडी पूछी जा सकती है। आपको DM बनाया जा सकता है, आपको SDM बनाया जा सकता है, आपको IPS बनाया जा सकता है, आपको किसी कंपनी का मैनेजर बनाया जा सकता है, आपको किसी कंपनी का एक एम्प्लॉय बनाया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, आपको NGO बनाई जा सकती है। इस तरीके से जो 6, 7, 8, 10 जो भी प्रकार की आपकी लोकेशंस, आपको कौन कौन सी लोकेशन पे पूछ के आपसे कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं, आप उन लोकेशंस को फिक्स कर लीजिए कि यदि एज ए DM बनाया जाता है तो आप सबसे पहले देखिए एज ए DM बना के आपको केस स्टडी पूछेंगे तो कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं। तो आप DM की सारी वैल्यूज को लिखिए कि ना DM के लिए कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू होंगी, कौन कौन सी वहाँ पे हमारी लीगल वैल्यूज होंगी, कौन सी हमारी फाउंडेशनल वैल्यूज होंगी और कौन कौन सी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। तो ये आपको ना पहले ही सोच के जाना है कि मुझे कौन सी पोजीशन में रख के केस स्टडी पूछी जा सकती है और यदि केस स्टडी पूछी जाती है तो उसमें मैं किस तरीके के कौन कौन सी वैल्यूज़ के ऊपर बात करूँगा। तो ये हो गया हमारा इथिक्स का सिलेबस। अब आ जाता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस, ठीक है।
तो इसमें 2 सिलेबस हैं, एक साइंस भी है, एक टेक्नोलॉजी भी है, एक इन्वायरमेंट भी है, और एक लास्ट में हम जाएंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान से रिलेटेड पार्ट भी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले टेक्नोलॉजी वाले पार्ट की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आपको कहाँ से करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाला पार्ट क्या है, लगातार अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, तो आप बेसिक तो कहीं से भी कर लीजिए, है? लेकिन करंट अफेयर के लिए और बेसिक के लिए आप संतोष सर के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। आप संतोष सर है ना, लेवल अप आईएएस नाम की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इनके नोट्स चलते हैं, तो वहाँ से आप ना अपडेट ले सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर के साथ ना लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो इनके जो मेंस के लिए अभी आएंगे तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो विजन की मेंस 365 आएगी तो वहाँ से भी आपको करंट अफेयर के लिए जो अपडेट हैं वो सारे मिलते जाएंगे। उसके अलावा आप कोचिंग मटेरियल का हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारा तो ना मतलब आपने डायरेक्ट देख लिया, लेकिन देखो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे भारत की नैनो मिशन, ठीक है, फिर है ना जो भारतीय दूरसंचार नीति, या फिर इसका जो विकास कैसे हुआ है, तो ये टॉपिक डायरेक्ट आप ना गूगल पे सर्च कीजिए, आपको एक टाइमलाइन मिल जाएगी, आप उनको डायरेक्ट से नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी काम आएंगे। ठीक है, ये हमारे सारे बेसिक सब्जेक्ट हैं कि ये सारों आपको ना मेंस 365 और ये जो पीटी हमारी जो संतोष सर के नोट्स हैं वहाँ से आपको ये पूरा मिल जाएगा। अब आते हैं साइंस वाले पार्ट पे। जो बेसिक साइंस वाला पार्ट है वो हमें कहाँ कहाँ से करना है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है और राजस्थान अध्ययन की बुक्स को फॉलो करना है। राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं, राजस्थान की बोर्ड की बुक्स और ना एनसीईआरटी वाली बुक है उनको ना ऐड कर लेना है। लेकिन अब आप देखोगे एक 10th क्लास का जो कंसेप्ट है उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप ना मतलब एग्जाम के अंदर टॉप लगाओगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट राजस्थान और एनसीईआरटी सभी से सब लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपने देखा अब पीएच का ना मतलब दैनिक जीवन में महत्व लिखा है, तो वो अब ना मतलब कि किसी ने मधुमक्खी ने डंक मार लिया या जो ना मतलब टूथब्रश में होते हैं वो चीज़ें तो सभी लिख रहे हो। आपको क्या लगता है कि जो प्रीलिम्स पास करके आया स्टूडेंट वो ना मतलब बेसिक एनसीईआरटी की चीज़ ही नहीं लिखेगा क्या? आप ना इसमें क्या कीजिए, आपको साइंस वाले पार्ट में ना करंट अपडेट भी ना ऐड करनी है। आप ना सर्च कीजिए कि ना पीएच का अभी क्या चल रहा है, पीएच के ऊपर कोई रिसर्च हुई है, पीएच के ऊपर पिछले 5-10 सालों में कोई रिसर्च हुई, या पीएच बेसिस पे हमने कोई नया कोई सिस्टम बनाया गया। तो अभी जैसे सोइल के पीएच की बात चल रही है, तो सोइल की पीएच मतलब बहुत जगह खराब हो रही है, इसकी वजह से सोइल पीएच के ऊपर है ना चर्चा चल रही है। तो आप लास्ट में है ना एक चीज़ ऐसी लिखिए जो बुक से बाहर हो, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ कि इसने बस कुछ अच्छा किया है। ऐसे ही अब देखो नॉर्मल से टॉपिक हैं जैसे उत्प्रेरक है, तो अब इसमें जो बेसिक एनसीईआरटी वाला है तो वो तो ना मतलब कि सभी लिखेंगे, राजस्थान अध्ययन की बुक का तो ना सभी लिखेंगे। आपको इसमें क्या करना है कि कैटालिस्ट से रिलेटेड कोई लेटेस्ट रिसर्च हुई है, किसी को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है, क्यों लास्ट में ना मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि इन टॉपिक पे ना लास्ट में रिसर्च नहीं हुई है, कुछ ना कुछ इसमें रिसर्च जरूर हुई है। आप उनके ऊपर फोकस करके उनको ना नोट डाउन कर लीजिए। ये तो राजस्थान का ये वाला जो सिस्टम है ना, इसमें आप है ना जो भी कोई ऐसे डालना कि कोई भी हमें जैसे कोई ना मतलब डाइजेशन सिस्टम है, तो आप इसको ना यूट्यूब की हेल्प से समझना, ऐसे डाइजेशन सिस्टम और लास्ट में आगे जाके ऐसे सर्च करना एनिमेशन। तो जैसे ही आप राजस्थान डाइजेशन सिस्टम और एनिमेशन सर्च करेंगे तो आपको जो पूरा ह्यूमन बॉडी है उसको एकदम एनिमेटेड फॉर्म में ये दिखा दिया जाएगा। तो ये आपके लिए ना मतलब काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये जो टॉपिक है ना आईपीआर वाला टॉपिक तो ना लॉ वाले में भी आएगा, तो वहाँ से अपना हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है ना बायोटेक्नोलॉजी वाला, ये अपनी 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 12th क्लास की एनसीईआरटी और ये बायोलॉजी की। ठीक है, अब ये जो बाकी जो संतुलित आहार वाले हैं इनके लिए तो आपको कोचिंग में अब सदाबहार नोट्स मिलते हैं, अब एकदम फिक्स है, इन टॉपिक में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये जो राजस्थान वाले जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक तो राजस्थान अध्ययन की बुक है ना, राजस्थान के अध्ययन की बुक में ना ये मतलब राजस्थान बोर्ड की बुक में ये डायरेक्ट दिया हुआ है। राजस्थान के ये टॉपिक जिसपे ना लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको आप ना जैसे ईयर बुक से और ना इकोनॉमिक सर्वे से इसको ना पूरा कर सकते हो। इसके बाद जो लास्ट में ये टॉपिक आते हैं ये पर्यावरण वाले आते हैं, तो इसको शंकर आईएएस की बुक से आप फॉलो कर सकते हैं, पीएमएफ आईएएस से कर सकते हैं, और जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है वो माजिद हुसैन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो माजिद हुसैन की बुक को फॉलो करके ये जो 3-4 टॉपिक हैं ये तो डायरेक्ट टॉपिक दिए हुए हैं, इनमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। राजस्थान के संदर्भ में ये जो राजस्थान के मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो देखो जल संरक्षण वाला टॉपिक तो ना आपको लक्ष्य में भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, राजस्थान ना अध्ययन की बुक के अंदर भी मिल जाएगा।
और ये जो बाकी 2 टॉपिक है ना राजस्थान के संदर्भ में दोनों स्पेशली पूछा गया है, इसको आपकी पनोरमा की बुक से हो जाएगा, राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा राजस्थान की जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, तो उनकी वेबसाइट पे जाना, तो वो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उनको भी क्या करते हैं, ऐड करके रखते हैं। तो इस तरीके से आप 3 4 5 जगह से पढ़ोगे तो ये सिलेबस अपना पूरा हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने जो भी इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी कि ये यहाँ से कर सकते हैं वो मैंने सारी बता दिया। अब आते हैं विश्व भूगोल पे। तो विश्व भूगोल में क्या है ना, जनरली आपके इसमें भौतिक भूगोल नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी कहीं भी नहीं है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट आप देखो समय सारणी है, जो भूवैज्ञानिक समय सारणी है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है उतनी सारणी से काम नहीं चलेगा, उससे आपको डेप्थ पे जाना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि ईपीजी पाठशाला पे जाके, ईपीजी पाठशाला के टॉपिक पे जाके इसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो। ये जो समसामयिक भू राजनीतिक समस्या है ये आईआर का पार्ट है, तो ये आईआर वाले चैप्टर में आपकी आराम से वहाँ से कवर हो जाएंगी। बाकी ये भूकंप ज्वालामुखी डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ये पर्वत पठार मैदान जिले हिमनद है, इनके लिए आप ओनली आईएएस का जो अच्छा कंटेंट आता है वो फॉलो कर सकते हो, वो फ्री में है ना, आराम से अवेलेबल भी है। तो ओनली आईएएस का कंटेंट है यहाँ पे, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। अब आ जाती है भारत की मतलब भूगोल की बात, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। एक तो हमारी जो एनसीईआरटी है वो मोर देन सफिशिएंट रहेंगी, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद आपको क्या करना है, राजस्थान बोर्ड वाली बुक भी पढ़ लेनी है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी नई इन्फॉर्मेशन भी दी हुई होती हैं। तो ज्योग्राफी का ना इसके अलावा बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई भी अपने को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा कोई करंट अफेयर हो तो उनको इसमें ऐड जरूर कर लेना। राजस्थान, अब करंट अफेयर आप कहाँ से करोगे, करंट अफेयर के लिए आप ओनली आईएएस की साइट पे जाइए, वहाँ पे ज्योग्राफी देखिए और आप देखिए इनसे रिलेटेड कोई करंट अफेयर चर्चा में चल रहा है या नहीं चल रहा। अब आ जाता है राजस्थान की ज्योग्राफी। तो राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए हम क्या कर सकते हैं, दक्ष की जो बुक है ना उसमें से मैंने तो इसको किया था मेनली। लेकिन अब राजस्थान की जो ज्योग्राफी में आप कुछ भी लिखें तो इंडिया की ज्योग्राफी और जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना उनके साथ कनेक्ट करते हुए लिखिए, ताकि आपको अच्छा हो जाए। और इसमें है ना मतलब कि 1 2 बुक और भी चलती हैं, जो बल्लास की बुक है वो भी चलती है, लेकिन मतलब आपको इसमें जो इजी वाला पोर्शन है तो इसके लिए मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो जलवायु वनस्पति है ये हर बुक के अंदर सेम ही दी हुई होती हैं, तो आप कहीं से भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो लेकिन जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसको ना इंडिया की ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी है उसके साथ कनेक्ट करते हुए आपको लिखना है। तो मुझे लगता है कि यदि इतने से रिसोर्सेज आपने इसको बार बार रिपीटेशन किया और आप आंसर लिखते रहे लगातार टेस्ट सीरीज में, तो मुझे नहीं लगता कि GS2 में आपको कोई दिक्कत आएगी। तो आप इसी तरीके से बने रहिए। मैं अगले वीडियो में GS3 पे चर्चा करूँगा, GS4 पे चर्चा करूँगा। तो इस तरीके से आप ना लगातार फॉलो करते रहिए। तो अभी आपको ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल शुभकामनाएं। जय हिंद।